अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। सोशल मीडिया, जिसको के फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बैटलफील्ड भी कहा जाता है, यही वो सोशल मीडिया है जहां पर मुबैना तौर पर तौहीनात की जा रही हैं, गुस्ताखाना मवाद को फैलाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और इस हवाले से हमने ये देखा कि तकरीबन 400 या 400 के करीब अफराद को पाकिस्तान के इदारों ने गिरफ़्तार किया, मुकदमात चलाए गए। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर जो तौहीन मज़हब और गुस्ताखाना मवाद को फैलाने का, बनाने का जो सिलसिला जारी है, ये किस तरह से काम कर रहा है, ये नेटवर्क किस तरह चलाया जा रहा है, इस अहम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अली चंगेज़ी सिंधु साहब, जो कि एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और जो मुद्दई हैं उनके भी वकील हैं। उनके साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है अब्दुल वारिस गिल साहब ने, जो कि पाकिस्तान के मशहूर समाजी रहनुमा हैं और KTV मीडिया नेटवर्क के प्रेसिडेंट भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। अली चंगेज़ी साहब, सबसे पहले, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो जानना चाहेंगे कि ये जो केसेस हैं सोशल मीडिया पे तौहीन मज़हब से मुतल्लिक, जिसमें कहा यह जा रहा है कि कई 100 अफराद जो हैं उनके ख़िलाफ़ FIRs दर्ज हो चुकी हैं, कई 100 अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं, और ये मामला फिर हमने ये देखा कि हाई कोर्ट तक गया और फिर कमीशन जो है उसका बनने का भी ऑर्डर आ गया। तो लेकिन जो हमारे जब बातचीत मेरी होती है मुख्तलिफ लोगों से, तो पहला सवाल जो है ना वो यही किया जाता है कि ये कौन सा ऐसा जो कंटेंट है जिसको ये सोशल मीडिया पे तौहीन मज़हब से मुतल्लिक फैलाया जा रहा है, उसका क्या तरीक़ाकार है, इससे मुतल्लिक सबसे पहले जो ना बताएं। बहुत शुक्रिया सर। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ बताना चाहूँगा कि FIA ने तकरीबन 400 या उससे ज़ायद अफराद पूरे पाकिस्तान से गिरफ़्तार किए और उनके ऊपर एलिगेशंस जो हैं वो हैं ब्लास्फेमियस पोर्नोग्राफिक के। यानी कि वो लोग, वो जो मुल्ज़मान हैं वो सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बनाते हैं। उन ग्रुप्स के अंदर जो इस्लाम की जो सेक्रेड पर्सनैलिटीज़ हैं, नबी पाक हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, अहले बैत हैं, असहाबा इकराम हैं, उनके तौबा नऊज़ बिल्लाह उनके जो नाम हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स पे और ख़ास कर जो अपने सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनके ऊपर एडिट भी करते हैं और लिखते भी हैं। उसके बाद फ़िज़िकल ब्लास्फेमी भी इसमें शामिल है। किस तरह बताया जाए कि मुशत ज़नी करके लोग कुरान के ऊपर डिस्चार्ज हुए हैं, उनकी वीडियोज़ FIA ने उनके मोबाइल से रिकवर की है। उसके बाद जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है उसने DNA कंडक्ट किया है और DNA की मुल्ज़मान की रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आ चुकी हैं। सही। जिसमें मेरे सामने जो मुकदमा अभी पड़ा हुआ है ये दिलावर अल्तमिश का है। ठीक है, इसका मैं आपके साथ तफसीली जिक्र करूँगा। ठीक है, ये सारे केसेस हैं जिनमें पोर्नोग्राफिक ब्लास्फेमियस कंटेंट प्रोड्यूस किया गया, मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर किया गया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग कंटेंट क्रिएटर भी थे, कंटेंट शेयरर भी थे, कंटेंट एडिटर भी थे। सही। और जो रिसीव्ड कंटेंट है उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में भेजते भी थे। उसके बाद बरहना होके नमाज पढ़ना, जाए नमाज के ऊपर डिस्चार्ज होना, एजैकुलेट करना, मुशत ज़नी करना। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जाए नमाज के ऊपर नंगे नमाज बरहना नमाज पढ़ना और पढ़ाना अपने सेक्स पार्टनर से। उसके बाद वहाँ जाए नमाज के ऊपर जो अपना फ़िज़िकल रिलेशन है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो करना। जाए नमाज भी रिकवर हुई हैं। ये दिलावर अल्तमिश के केस में जो स्पर्म्स हैं वो ना सिर्फ कुरान पाक से मिले हैं बल्कि जाए नमाज से भी मिले हैं। अच्छा जी, मैं DNA रिपोर्ट पढ़ूँगा, हमें एविडेंस बेस्ड बात करनी चाहिए। उसके बाद बहुत सारे एलिगेशंस हमारे ऊपर है। स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि 21 FIRs और 10 कंप्लेंट्स की हद तक पिंडी और इस्लामाबाद के जो केसेस हैं इसमें ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट हुई है या इसमें ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग काम कर रहा है। हाँ, इसमें ये कहा गया कि राव अब्दुल रहीम साहब हैं, हसन माविया साहब हैं और लोग हैं इसमें, उन्होंने एक गैंग बनाया हुआ है और वो लोगों को पकड़ते हैं, जानबूझ के इसमें इन्वॉल्व करते हैं, बल्कि FIA के साथ मिलके खुद पकड़ते हैं। मैं रिपोर्ट के ऊपर बात करना चाहूँगा। उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है वन टाइम शेयरिंग। सही। ठीक है, जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है। अब स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में यह है कि मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया, खवातीन मैंने रखी हुई हैं, हमने ग्रुप में आपको ऐड किया और उसके बाद मैंने आपको कोई ब्लास्फेमियस कंटेंट भेजा। आपने कहा कि ये मुझे आपने क्या भेज दिया है? मैंने कहा जी मैंने तो कुछ नहीं भेजा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। आपने स्क्रीनशॉट लिया मेरे सेंड किए गए मैसेज का, स्क्रीनशॉट लेके आपने मुझे वापस भेजा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बुलाया, FIA आई,
मैंने कहा जी कि पैसे दें, आपने पैसे नहीं दिए तो मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया। ये प्रोपोगंडा किया जा रहा है जो ब्लास्फेमर प्रोटेक्शन गैंग है या ब्लास्फेमर प्रोटेक्शन गैंग के वकला साहिबान की तरफ से। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट की जो पिटिशंस हैं, इनकी बुनियाद है स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट, सही, जो टू द एक्सटेंट ऑफ 21 FIRs एंड 10 कंप्लेंट्स टू द लोकेलिटी ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद उस हद तक थी। अब जब स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं मेरे मैसेज का, मुझे आप स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने से ना सेंडर का स्टेटस चेंज होता है, सही, ना रिसीवर का स्टेटस चेंज होता है। मसलन मैंने आपको मैसेज भेजा है तो आप चाहे 10 स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सेंडर ही रहूँगा, आप रिसीवर ही रहेंगे। लिहाजा ये वाला जो प्रोग्राम है, मैं कहूँगा ये तो बढ़ गया आपका वन टाइम शेयरिंग वाला, ठीक है, वो इस्टेब्लिश नहीं हो रही। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब थे, उन्होंने DIG फैसल राजा को बुलाया जो DIG स्पेशल ब्रांच थे। सही, उनसे पूछा गया कि आपने ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है स्पेशल ब्रांच ने, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या आपने कोई प्रोब कॉन्डक्ट की, कोई इंक्वायरी कॉन्डक्ट की, आपकी अदारे ने रिपोर्ट ये शाया की है, आपने वन टाइम शेयरिंग पे, ब्लास्फेमियस बिजनेस गैंग पे और एक्सटॉर्शन पे, पैसे लेने पे आपने किसी किस्म की कोई प्रोब कॉन्डक्ट की है? उन्होंने कहा जी कि हमने कोई प्रोब कॉन्डक्ट नहीं की। मैं सामीन के लिए चाहूँगा कि मैं ये ऑर्डर पढ़ूँ। जी जी। लाहौर हाई कोर्ट, डेट है 24/1/2025। फैसल अली राजा DIG स्पेशल ब्रांच एंटर्ड अपीयरेंस ऑन बिहाफ ऑफ एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच लाहौर। ये इस पिटीशन में रिस्पोंडेंट नंबर 7 थे और ये एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच के बिहाफ पे DIG फैसल अली राजा साहब ये पेश हो रहे थे। ये क्या कहते हैं वो सुनिए। DIG was confronted with the questions that whether the special branch at its own level made any effort to verify the contents of the source report before dispatching it to the concerned quarters, and he candidly conceded by giving answer in the negative. आगे बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्र है जी। फैसल अली राजा DIG स्पेशल ब्रांच added that the report was entirely based upon the source information and special branch ने ना ही वेरीफाइड इट्स करेक्टनेस, स्पेशल ब्रांच ने ना ही इस रिपोर्ट की करेक्टनेस को वेरीफाई किया, नॉर और ना ही कंडक्टेड एनी प्रोब टू असरटेन ट्रुथ बिहाइंड इट। ना ही स्पेशल ब्रांच ने कोई इसकी करेक्टनेस को वेरीफाई किया और ना ही इस रिपोर्ट की सच्चाई को जानने के लिए कोई प्रोब कॉन्डक्ट की। ये अदारे का सरबराह कह रहा है, ठीक है, कि ये रिपोर्ट अथेंटिक है ही नहीं। अब सर मुझे बताइएगा कि एक डॉक्यूमेंट जो अनवेरीफाइड है, अनअथेंटिक है, DIG लेवल का बंदा ये स्टेटमेंट दे रहा है, क्या उसके ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट में लिटिगेशन हो सकती है फेक डॉक्यूमेंट की बेस के ऊपर? और वैसे भी अली साहब एक और भी इसमें मेरा ख्याल है नुक्ता, अब बेहतर तो आप भी बताएंगे कानूनी, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है एक सवाल और भी खड़ा होता है यहाँ पे कि फैक्ट फोकस नामी जो ये वेबसाइट है जहाँ पे एक्चुअली ये मंजर आम पर आई ये रिपोर्ट, मेरे ख्याल उन्होंने ही लीक की थी, और अहमद नूरानी साहब जो पाकिस्तान से भागे हुए हैं वो भी काफ़ी मुकदमात में मतलूब भी हैं पाकिस्तान में। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एक इंटरनल रिपोर्ट थी, तो ये इंटरनल रिपोर्ट जो है वो अहमद नूरानी जो कि ख़ुद यहाँ पे कई मुकदमात में मतलूब है उस तक कैसे पहुँची? तो मेरे ख्याल इसी क्रेडिबिलिटी के ऊपर यहाँ पे भी कई क्वेश्चन जो हैं खड़े होते हैं। देखिए ये बात है एजेंसीज़ की, हमारे मुल्क के अदारे हैं, हमें उनके साथ चलना है। आपके 100 इख्तलाफात हो सकते हैं लोगों के, लेकिन जो हमारे अदारे हैं वो मुकद्दम हैं। जो पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान की जो स्टेबिलिटी है, जो पीस है, वो मुकद्दम है। बात ये है कि स्पेशल ब्रांच के SOPs के मुताबिक जो स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट बनती है वो एक सोर्स रिपोर्ट होती है। आप कहते हैं फ़लाँ जगह पे हमें इंफॉर्मेशन है, फ़लाँ जगह पे फ़लाँ दिन धमाका होगा, वो नहीं होता। तो क्या आप उस बंदे को पकड़ लेंगे कि आपने कहा था धमाका होगा, उन धमाका कराओ उत्थे जाके, ठीक है? ये चीज़ें हैं। अब इसी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर जो कि DIG फैसल अली राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में कहा कि ये अनअथेंटिक और अनवेरीफाइड डॉक्यूमेंट है, इस रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर होती है। अलमिया देखें, वो रिपोर्ट जिसकी बुनियाद ही गलत है, उसका अपना सरबराह कह रहा है कि ये इसकी हमने कोई प्रोब कॉन्डक्ट नहीं की, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। उस बुनियाद के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन होती है और कमीशन का क़याम आ जाता है, और एक तरफ़ा कमीशन और मुतअस्सिब जज साहब जिन्होंने हमें सुनने से इनकार किया, उस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे आगे। उस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा आपको
जो ब्लास्फेमर्स प्रोटेक्शन गैंग है उसकी तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये प्रोपोगंडा किया गया और इंटरनेशनली भी प्रोपोगंडा किया गया। ज़ाहिर बात है, अवार्ड्स का चक्कर होता है, फंडिंग का चक्कर होता है। तो उन्होंने कहा जी वन टाइम शेयरिंग हुई है। मेरे सामने ये दिलावर अल्तमिश की फ़ाइल मौजूद है। इसके वालिद ने भी कहा है कि मेरे बेटे के साथ ट्रैपमेंट हुई है और वन टाइम शेयरिंग है। वन टाइम शेयरिंग एक पेज होगा ना, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे। ये सारी जो रिपोर्ट है, मैं चाहूँगा कि ये कैमरे में दिखाएं। कंटेंट इस तरह का है कि मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन ये जो सारे पेजेस हैं ये वन टाइम शेयरिंग के, ये जो सारे पेजेस हैं इसमें वन टाइम शेयरिंग है। ठीक है, इसमें डीएनए की रिपोर्ट भी मौजूद है, उसमें बाकायदा मौजूद है कि इसके स्पर्म मिले हैं कुरान पाक से और जाए नमाज से। ठीक है, तो आप इस रिपोर्ट, आप जो इसके मोबाइल की इनिशियल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट है उसको भी वन टाइम शेयरिंग कह रहे हैं, जबकि वो 600 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है। उसके बाद जो जाए नमाज से स्पर्म बरामद हुए हैं और डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। बात यह है कि आपको ना कैबिनेट डिवीज़न पर एतमाद है, ना आपको इंटीरियर मिनिस्ट्री पर एतमाद है, ना आपको एफआईए के ऊपर एतमाद है, ना आपको किसी और अदारे के ऊपर एतमाद है, ना आपको पंजाब कुरान बोर्ड पर एतमाद है। ये सारे तो हो गए ब्लास्फेमियस बिजनेस गैंग। तो फिर आप इस तरह करें ना कि मोसाद से या रा से मदद लें, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उनकी बनवा लें, फिर उनसे आप तहकीकात करवा लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पंजाब कुरान बोर्ड ने ये कहा जाता है कि 2020 से लेकर 2024 के तक के, जो पहले ये कहा जाता था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हुई। पहले कहा गया जी पूरी एफआईए वो टेम्परिंग करती है एविडेंस के साथ, और जितने भी केसेस हैं ये नेक्सस है प्राइवेट लोगों का, उनके साथ मिलके एफआईआर्स रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद चीज़ें चेंज हुई, फिर कहा गया कि जितने भी केसेस हैं ब्लास्फेमी के ये सारे गलत हैं और इनमें ट्रैपमेंट है। फिर जज साहब ने थोड़ा सा उनको लुकमा दिया कि सबको तो ना कहें, अंदर सच्चे भी बड़े होंगे तो फंस जाएंगे आप। फिर उन्होंने अपना तेवर बदला, फिर उन्होंने कहा जी कुछ अनासर एफआईए के, कुछ एफआईआर ब्लास्फेमी की, उसमें वो ठीक है, बाकी में ट्रैपमेंट है। ठीक है, पंजाब कुरान बोर्ड को अगर देखा जाए तो उन्होंने तकरीबन 60 से 70 जो अफराद हैं उनके ऊपर खुद एफआईआर करवाई हैं। मुद्दई वो है कुरान बोर्ड उसमें मुद्दई है। और उसके बाद उनकी जो टेक्निकल रिपोर्ट, जो टेक्निकल टीम है पंजाब कुरान बोर्ड की, उन्होंने पब्लिक ब्लास्फेमी और जो दीगर ग्रुप्स वगैरह थे उनको प्राइवेट कंप्लेंट्स भी रिसीव हुई, उन्होंने एफआईए को लिखा और 70 से 80 मुल्ज़मान तो पंजाब कुरान बोर्ड के हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है इसमें ना राव अब्दुल रहीम साहब सिर्फ नहीं है, हसन मुआविया साहब नहीं हैं, और भी लोग हैं। उनमें पंजाब कुरान बोर्ड भी शामिल है, पंजाब कुरान बोर्ड के अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री का नुमाइंदा होता है वो भी शामिल है। उसके बाद पंजाब पुलिस, आईजी पंजाब पुलिस का नुमाइंदा शामिल होता है, वो भी एसएसपी रैंक का, वो भी ब्लास्फेमियस बिजनेस गैंग का मेंबर है। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्ट्री भी, पंजाब गवर्नमेंट भी, और जितने भी पाकिस्तान के उलमा इकराम हैं, ये जितने भी मकातबे फ़िक्र हैं, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी, जितने भी हैं, सब की रिप्रेजेंटेशन पंजाब कुरान बोर्ड में मौजूद है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो ब्लास्फेमियस बिजनेस गैंग काम कर रहा है आपके प्रोपोगंडे के मुताबिक, उसमें पंजाब कुरान बोर्ड भी है, पूरे पाकिस्तान के फ़िरके भी मौजूद हैं। उसके बाद पंजाब पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद स्पेशल ब्रांच का नुमाइंदा मौजूद होता है, वो भी है, पंजाब गवर्नमेंट भी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है। फिर तो ये सारे एफआईए भी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, कैबिनेट डिवीजन भी है, ये सारे ब्लास्फेमियस बिजनेस गैंग हैं। तो सिर्फ आप दूध के धुले हैं, फिर यही कहा जा सकता है। सही। अच्छा अब्दुल वारिस भाई, ये बताइए कि आप इस हवाले से ये जो केसेस चल रहे हैं, बड़ा उन्होंने इसको ब्रीफ किया तो अली साहब ने, तो इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि आप इन केसेस के हवाले से सोशल मीडिया पे भी और सोशली भी हमने देखा कि बहुत एक्टिव नज़र आए हमें। तो आपने बहुत सारी चीज़ों को करीब से भी देखा है। इसमें हमें एक बड़ा अहम नुक्ता ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा कुछ मजहबी तबका है या लोगों के अंदर ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है या कि इसमें जी गैंग है, पैसे लेने के लिए ये कर रहे हैं, और चंद लोग हैं और चंद ही मुद्दई हैं, चंद लोग हैं, और फिर ये हनी ट्रैप जो है उस पर भी हम करेंगे बात कि जी हनी ट्रैप किया गया है। तो इसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन क्यों की गई है, और ये कौन लोग हैं इसके पीछे जिन्होंने ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाई, और इसके क्या मकासद हैं? बारकल्लाहु फीकुम हसन, हम पहले भी कई मौक़ों पे, कई मजलिसों में, कई मीटिंग्स में इस पर बात कर चुके हैं, आप साथ ही थे हमारे। सबसे पहले मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे इल्म में ये बात कैसे आई।
2017 में सबसे पहले कुछ लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि अब्दुल वाजिद भाई आप मीडिया पे आते हैं, बातचीत करते हैं और ये देखें इस तरह की कुछ हमारे इल्म में, जो मेरे जानने वाले थे, मेरे दोस्त थे, टीचर थे माशाल्लाह। और सबसे पहले मुझे जो है वो उन्होंने इन्फॉर्म किया। मैंने कुछ दोस्तों से बात की, उन्होंने कहा कि अब्दुल वाजिद भाई सरकारी इदारे हैं, उनको रिपोर्ट करें आप। हमने ऑनलाइन उनको रिपोर्ट किया, कोई उसके ऊपर जो खातर ख्वाह रिस्पॉन्ड नहीं मिला हमें। 2018 में फिर हमारे सामने ये बात आई। उसके बाद फिर कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, वकला से हमने मुशावरत की। उसके बाद फिर बाकायदा तौर पे जो है वो इसको FIA में एप्लीकेशन हमने जमा करवाई। FIA ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अदालत में गए, यानी वो अब कुछ साथी मिल गए और साथी मिलते गए। जब FIA में जाते हैं तो FIA इसको कहती है कि यानी वो बेबस नज़र आती है। वो कहती है कि जी ये तो बहुत हाई लेवल का काम है और ये हमारे लिए एक तरह से मुश्किल है। सही। कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में हमने रिट पिटिशन फाइल अपना रिट फाइल की। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो FIA इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करती। FIA उस पे जो है वो कार्रवाई करती है और देखते ही देखते आज तक 400 लोग पकड़े जा चुके हैं। इसमें कुछ जो दीनदार तबके के अफराद भी ज़ेर हिरासत हुए। यानी दीनदार से मुराद आपकी ये है कि यानी आप समझ लें कि कुछ मदारिस के अफराद भी जो है वो इसमें मुलव्वस इन केसों में। जी अच्छा। उस वक्त जो है वो मामला इतना गर्म हो गया कि दीनदार तबका बिल्कुल एक तरफ हो गया और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, जिस तरह हम सबसे पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन असल मसला ये था कि उसके एविडेंस मौजूद थे। उसके जब एविडेंस हमारे सामने आए तो हमने एक सवाल किया कि क्या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर बैक डेटों में कोई चीज़ डाली जा सकती है। तो सवाल था कि आज तक की डेट में तो कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो मुल्जिम को ये हक था कि वो फोरेंसिक रिपोर्ट को चैलेंज कर दे। लेकिन जब ये सारे जो है वो सवालों के जवाब नफी में थे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो फिर हमें यकीन हुआ कि ये तमाम शवाहद और गवाहों की मौजूदगी में ये मामला अगर हो रहे हैं। उसके बाद 400 अफराद करीब पकड़े जाते हैं। 400 अफराद जब पकड़े जाते हैं तो कुछ NGOs जो फॉरेन फंडेड है और सबको पता है कि जब वो तो वो एकदम से इनके लिए जो है वो स्टैंड लेती हैं और वो कहती हैं कि ये 400 जाने बेगुनाह हैं, ये मासूम है, ये मजलूम लोग हैं। और 2024 में अचानक से जो है वो ईमान मज़ारी साहिबा जो इनकी वकालत भी कर रही हैं, इनकी तरफ से फाइट कर रही हैं मुल्जिमान की तरफ से, तो वो कहती हैं कि ये मजलूम लोग हैं, ये बेगुनाह हैं, इनको फंसाया जा रहा है, इनको इंट्रैपमेंट की जा रही है। उस वक़्त ये पब्लिक में आता है। दुनिया आज हमसे पूछते हैं कि अगर 2018 से आपके इल्म में है और आप लोग ये काम कर रहे हैं इनको यानी अपना कैफरे किरदार तक पहुंचाने के हवाले से, तो आप लोगों ने अवाम को क्यों नहीं बताया? आपने उस वक्त क्यों नहीं बताया? जैसे तो कि आपने बताया आपके इल्म में है कि 2022 में हमारी एक मीटिंग भी हुई, FIA ने कुछ एविडेंस दिखाए सारी वहाँ पे। तो हमने ये कहा कि हमें उलमा किराम ने मना किया है कि इसको पब्लिसाइज ना करें, लोग क्यूरियोसिटी का शिकार होंगे। क्यूरियोसिटी का शिकार होते हुए लोग उधर जाएंगे, उनको देखेंगे, कुछ उसका शिकार ना हो जाए, तो इसलिए कहा कि उन पेजेस का या ग्रुप्स का इनको जो है वो बिल्कुल उनको ना बताया जाए। असल देखें कि आप चूँकि माशाल्लाह मीडिया वॉरफेयर पढ़ाते भी हैं, आपकी किताब भी है इसके ऊपर, एक असूल है कि खाली दिमाग के अंदर जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाएगी इंसान के ऊपर वही असरअंदाज होती है। तो हुआ ये कि ये एक प्रोपेगेंडा किया गया और प्रोपेगेंडा के ऊपर ये जो स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट थी जिसको वो आम डेली बेसिस रोजनामचे में वो दर्ज करते हैं। सबसे पहली बात तो ये लीक कैसे हुई, लीक होती है तो उसके ऊपर फिर स्पेशल ब्रांच ने वजाहत भी दे दी। इसके ऊपर एक इंक्वायरी भी हुई है। FIA ने इन तमाम केसों में सॉर्टेड जो केसेस थे उनकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करके हाई कोर्ट में उसकी एक रिपोर्ट पेश की जाती है कि जिस तरह का मामला कोई ब्लास्फेमी गैंग नहीं है, बिजनेस गैंग जो इनको फंसाता है या पैसे बटोरता है, ऐसा कोई गैंग नहीं। हाई कोर्ट में सबमिटेड है, इदारे की है। तो हुआ ये कि इन्होंने एक इस तरह का एक प्रोपेगेंडा तैयार किया कि जी एक बिजनेस गैंग है, ये करता ये है कि वन टाइम शेयरिंग करता है, वो इनको बेचते हैं। आज तक वो वन टाइम शेयरिंग वाला क्यूज हमारे सामने नहीं आ सका। दूसरी बात ये है कि जब जान मोहम्मद साहब ने ये कहा कि सर आप वन टाइम शेयरिंग की बात कर रहे हैं, उसी मुल्जिम जिसके ऊपर वन टाइम शेयरिंग का इल्ज़ाम है, उसी मुल्जिम के घर से कुरान मजीद निकला है, जिसकी फोरेंसिक हो चुकी है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ चुकी है, DNA हो चुका है, वो
रिपोर्ट को, यानी आप क्या करेंगे? तो जैसा वो कहते हैं कि ये इररेलेवेंट बात आप कर रहे हैं, तो ये एक प्रोपेगेंडा किया गया दुनिया, हमारे पूरे पाकिस्तान में एक दीनदार और जो आम अवाम उन्नास है उनके अंदर एक नैरेटिव बन गया। अब ये सारी मामला, सारी नौयत जो है इतनी मशकूक कर दी गई है कि कोई इसको यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि ये मामला क्या है। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहूँगा, एक असूल बयान किया जाता है कि जिस काम के ऊपर आपका वेस्ट की ऑर्गेनाइजेशंस खुश होती है ना, वो कभी दीन का काम नहीं हो सकता। आप देखिए कि एक खातून 400 लोगों को, या वो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है 400 लोगों का दिफा करती है, नॉर्वे में उसको बुला के बाकायदा अवार्ड दिया जाता है कि ये 400 लोगों का दिफा करने वाली, उनकी मासूम जानों को बचाने वाली। उसके अलावा उनको पाकिस्तान में कोई मजलूम नजर नहीं आया। दूसरी बात कि उसको अवार्ड कौन दे रहा है कि सलमान रुश्दी की जो किताब शाया कर रहा है, जो पब्लिशर, उसका बेटा उसको जो है वो बाकायदा तौर पे अवार्ड दे रहा है, ईमान मज़ारी साहिबा को। दूसरी बात ये कि जो फ्रंट लाइन डिफेंडर है वो ऑर्गेनाइजेशन वो है जो तौहीने मजहब के मुल्जिमान को सहूलतकारी का काम करती है, उनको फेवर देती है, उनको छुड़ाती है, वो ऑर्गेनाइजेशन उनको जो है वो अवार्ड। तो आपको इस बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि उन 400 लोगों के इन सारी चीज़ों को भी आप छोड़ दीजिए। आप कहते हैं वन टाइम शेयरिंग हुई, हम कहते हैं सबूत दीजिए। आप कहते हैं कि इनको फंसाया गया, इनसे पैसे बटोरे जाते हैं, हम कहते हैं सबूत दे दीजिए। आप कहते हैं कि राव अब्दुल रहीम जो है ये कातिल है और ये ब्लास्फेमस बिजनेस, हम कहते हैं सबूत दे दीजिए। इसी बिना के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट में कमीशन के क़याम के हाई कोर्ट ने ना अब्दुल रहीम को जो है वो मुल्जिम डिक्लेयर किया, ना उससे पैसे लेने की बिना के ऊपर जो है वो उसको गिल्ट करार दिया, और ना ही वन टाइम शेयरिंग का कोई सबूत पेश किया जा सका, ना ही ईमान नामी, जिसको हर प्लेटफॉर्म पे जो है कहा जाए कि हर केस के पीछे जो है वो ईमान नामी लड़की है, ना ही वो ईमान नामी लड़की सामने आ सकी। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। और वही आप वाले जो आपने असल सवाल किया था कि ये कैसे हो गया, तो असल में जो पहली इंफॉर्मेशन थी वो चूंकि उनकी तरफ से थी, हमें उलमा इकराम ने मना किया कि इसको ना फैलाएं, वो आई और वो लोगों के ऊपर जो है वो असरअंदाज जो कंटेंट था वो इस कदर गलीज था कि आप लोगों ने यही बेहतर समझा कि इसको लोगों के दरमियान ना लाया जाए, ताकि लोग ऐसा ना हो कि उन पेजेस पे जाएं और उसका शिकार हो जाएं। अली साहब, एक जो बड़ा अहम पॉइंट जो है जिसकी तरफ इशारा अब्दुल वारिस साहब ने भी किया, वो था हनी ट्रैप का, और जिसमें हमें देखा कि इससे मुतालिक एक CCTV फुटेज भी था, वो भी हमने देखा सोशल मीडिया पे, जहाँ पे खातून सड़क क्रॉस गालिबन एक तरफ खड़ी होती है, दूसरी तरफ से एक साहब आते हैं और जिसके बाद उनको एक गाड़ी में डाल दिया जाता है। बहरहाल ये एक इल्ज़ामी तौर पे ये एक बहरहाल वीडियो था, लेकिन हनी ट्रैप का बहरहाल इल्ज़ाम लगाया जाता है। जिन लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया, क्या वो इसके सबूत दे सके या ये साबित हो सका, या सिर्फ ये अभी तक इल्ज़ाम ही है या प्रोपेगेंडा ही है? सबसे पहले तो ये बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनका जो एलिगेशन था वो था हनी ट्रैपिंग का जी, उसके बाद एक्सटॉर्शन का। ये दो मेन एलिगेशन जी। हनी ट्रैपिंग के ऊपर इन्होंने एक वीडियो बनाई, अब आप उसको इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये CCTV वीडियो है। अब CCTV वीडियो, आपके भी कैमरे लगे हुए हैं, CCTV जो वीडियो है वो मसलन एक आ रही है कोई बाइक वगैरह या कोई बंदा आ रहा है या गाड़ी आ रही है, ये कौन सी CCTV है जो जिधर जिधर वो जा रही है कैमरा मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लांटेड था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज साहब ने अपने ऑर्डर के पहले पैरे में लिखा था, शाह साहब को मुखातिब करते हुए कि आप ऊंची ऊंची बोल रहे हैं, जब मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूं तो आप जूनियर्स को क्या आप दर्स दे रहे हैं। मेरा उधर मैं उस पर मोतरज़ हूँ कि जज साहब हमें क्या दर्स दे रहे हैं। देखें, मैं वकील हूँ ना, कल को हमने भी इन्हीं सीटों पे बैठना है, इन्होंने तो चले जाना है, ठीक है। तो हमें क्या दर्स दिया जा रहा है कि जज साहब इतने बाइस्ड हैं, इतने पार्शल हैं कि हमें सुना तक नहीं गया। मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्सटॉर्शन का कोई सबूत नहीं दिया गया, ठीक है। एक वीडियो चलाई गई, यही दिलावर अल्तमश जिसकी ये वन टाइम शेयरिंग की ये फ़ाइल है, और इसको हमने ट्रैप भी किया था, और हमने खातून भेजी थी, उसने दिलावर अल्तमश को ट्रैप किया, और एक स्क्रीनशॉट की ये पूरी फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके DNA की रिपोर्ट भी मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ये एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सके, 1 रुपया भी हसन मुआविया के ऊपर, राव अब्दुल रहीम साहब के ऊपर ये साबित नहीं कर सके, ठीक है। यही वजह है कि जज साहब ने मज़ीद आगे कमीशन में इसको जस्टिफाई भी किया। और मज़े की बात यह है, या अलमिया ये है जुडिशरी का पाकिस्तान में, यही वजह है कि पाकिस्तान की जुडिशरी का बेड़ा गर्क हुआ है और 129 नंबर पे है। जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि एक्सटॉर्शन का एलिमेंट भी मौजूद है।
जबकि जो पिटिशनर के वकला साहबान हैं उन्होंने तो एक्सटॉर्शन का एविडेंस कोई प्रोड्यूस ही नहीं किया। आप किसी बंदे को इतना मलाइन कर रहे हैं और ऑर्डर के अंदर जहाँ भी एंड के ऊपर जहाँ भी राव अब्दुल रहीम साहब का नाम लिया गया है या ब्लास्फेमी गैंग का, उसको अलेज नहीं लिखा गया, अच्छा, मुबैना नहीं लिखा गया। सही। जज साहब खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि राव साहब ये काम करते हैं। जबकि हम आर्ग्यू चल रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मुंह से निकल गया कि ब्लास्फेमर्स या गुस्ताखों का केस या गुस्ताखों के वकील, दूसरी साइड से ये कहा गया जी ये कहते हैं गुस्ताखों के वकील हैं। तो जज साहब ने कहा जी आपने गुस्ताखों के वकील नहीं कहना, आप मुबैना कह लें। ठीक है, अलेज्ड। ठीक है, तो इस ऑर्डर के अंदर इतनी मटेरियल इरेगुलरिटीज़ मौजूद हैं, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये एक्सटॉर्शन का कोई सबूत नहीं दे सके, सही, ये हनी ट्रैप का कोई सबूत नहीं दे सके। एक प्री प्लांटेड खुद साख्ता एक वीडियो बनाई गई जिसमें कोई लड़की आ रही है, उधर से लड़का आ रहा है, उसको एक गाड़ी में ये बिठा रहे हैं, और वो ऐसा कमाल का सीसीटीवी था, वो भी पता नहीं कोई वेस्ट से ही आया होगा, जो स्पेशल जूम उसी बंदे को कर रहा था, उसी लड़की को कर रहा था, और जैसे जैसे वो लड़की मूव हो रही थी वो सीसीटीवी भी मूव हो रहा था। ये मैंने तो अपनी लाइफ में पहला सीसीटीवी देखा है। तो इस तरह का कोई एलिगेशन मौजूद नहीं है, इसका सबूत नहीं है। उसके बाद आपने वन टाइम शेयरिंग की बात की, लाहौर हाई कोर्ट की में जमा करवाएगी FIA की रिपोर्ट मेरे सामने मौजूद है, जो वन टाइम शेयरिंग के कॉन्टेक्स्ट में जज साहब ने कहा कि मुझे एक कंप्रिहेंसिव शीट बना के दें, रिपोर्ट जमा करवाएं। सही। तो FIA ने रिपोर्ट एक जमा करवाई। मैं वो कुछ, ये सारे पेजेस हैं, मैं कुछ पेजेस आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर जो मेंशन है वो FIR नंबर, इंक्वायरी नंबर, उसके बाद नॉमिनेटेड एंड को अक्यूज्ड, अक्यूज्ड पर्सन, उनके वालिद का नाम, फ्रांसिक रिपोर्ट के पेजेस कितने हैं, IT मोबाइल रिपोर्ट और इनके पेजेस कितने हैं, ITR इनिशियल टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट डिजिटल, उसके पेजेस कितने हैं, मोबाइल नंबर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कि ये जो शख्स था मुबैना गुस्ताख ये किन किन चैनल्स पे गुस्ताखी कर रहा था। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो गुस्ताखी कर रहा था इसका स्टेटस क्या था, या क्या ये कंटेंट क्रिएटर था, शेयरर था, या ये फॉरवर्ड कर रहा था, या ये ग्रुप एडमिन था, या ये सिर्फ उसका मेंबर था। उसके ऊपर भी बड़ी कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट जमा करवाएगी। जो वन टाइम शेयरिंग का प्रोपोगंडा है वो इधर ही आके ख़त्म हो जाता है कि FIA ने जो लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाई उसके अंदर ब्लास्फेमी करने का ड्यूरेशन मेंशन है। अच्छा, बस मेरे सामने मौजूद है, ये सारी FIRs हैं, मैं ड्यूरेशन पढ़ देता हूँ कि वन टाइम शेयरिंग में कहाँ ये इस्टेब्लिश होता है और हनी ट्रैपिंग इसमें इस्टेब्लिश होती है कि नहीं। ब्लास्फेमी ड्यूरेशन FIR 95/22 में 2 से 3 साल, 95/22 का को अक्यूज्ड है वो 2 मंथ्स, फिर 6 ईयर्स, 1 ईयर, 1 ईयर, 5 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल, 1.5 साल, 4 साल, 1.5 साल, 3 साल, 3 साल, 1 साल, 1 साल, 1 साल, 1.5 साल, 1.5 साल, 2 महीने, 1 साल, 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 1.5 साल, 1.5 साल, ये सारी, ये आगे पूरी रिपोर्ट है। यानी एक दफ़ा वाला कोई भी नहीं है, एक दफ़ा वाला है ही नहीं, वो तो प्रोपोगंडा है ना। उसके पीछे भी हम बात करेंगे कि मुल्ज़िमों को दरअसल स्टैट्यूटरी ग्राउंड के ऊपर बेल दिलवाना है ताकि कमीशन बन जाए। उसके बाद जो सारे केसेस हैं वो ट्रायल कोर्ट के वो चले जाएं कमीशन के पास, तमाम तर फाइलें उधर चली जाएं, उसके बाद स्टैट्यूटरी ग्राउंड के ऊपर ज़मानतें इनको मिल जाएं। तो उस्मान वड़ाई साहब थे पिटिशनर साइड से वकील, उन्होंने बड़ा मासूमाना इल्तिजा की जज साहब से। उन्होंने कहा जी सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई, उसमें जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग थी गुस्ताख के केस की वो हाल्ट कर दी गई। तो जज साहब ने कहा इसका इस केस के साथ क्या ताल्लुक है। कहता जी उस प्रेसिडेंट के ऊपर मैं जनाब से मुल्तमिस हूँ, हॉरिफिक रेवोल्यूशन की बुनियाद के ऊपर मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी ब्लास्फेमी के केसेस हैं उनकी ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोक दिया जाए। अच्छा सर, आप बात तो आप करते हैं रूल ऑफ लॉ की, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की, अच्छा, इंटरनेशनल लॉ की, ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको जेब नहीं देती ना कि आप कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के ब्लास्फेमी के 400 से ज़ायद मुल्ज़मान के ट्रायल रोक दें। वो ट्रायल कोर्ट जिसने सज़ा व जज़ा का तयन करना है, आप कमीशन 10 बना लें, ये सज़ा व जज़ा का तयन कर ही नहीं सकते क्योंकि इनकी रिपोर्ट की एडमिसिबिलिटी वैल्यू 0 है। ये सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अगर आपने सज़ा व जज़ा का तयन करना है उसके अंदर ये सारे जो FIRs हैं ये पीका के अंदर हैं। पीका के अंदर पीकी रूल्स मौजूद हैं। उसका स्केड्यूल 7 GIT की बात करता है कि पाकिस्तान की तमाम जो एजेंसीज़ हैं और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके मेंबरान को GIT का हिस्सा बनाया जाए। उसमें लीड इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, जूनियर इन्वेस्टिगेटर्स होंगे। उसके बाद वो चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद वो जो रिपोर्ट GIT की जमा होगी ट्रायल कोर्ट में
उसकी बुनियाद के ऊपर सज़ा व जज़ा का तयन किया जा सकता है और उस रिपोर्ट को 173 की रिपोर्ट की एडमिसिबिलिटी रिपोर्ट की हैसियत हासिल होगी। जबकि जो आप कमीशन का ड्रामा आपने रचाया हुआ था ना और बन भी गया है, इसकी रिपोर्ट की पहली तो है कि ये टाइम पे रिपोर्ट आनी नहीं है। सही। पाकिस्तान में 2011 में फोर्स डिसअपीयरेंस कमीशन बना था, 2024 तक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, फिर इनकम्प्लीट उसकी रिपोर्ट आई। तो कमीशन की रिपोर्ट टाइम पे नहीं आनी। यही वजह है कि जज साहब ने अंदर लिखा है कि 4 महीने में अगर रिपोर्ट जमा नहीं होती, कंपाइल नहीं होती, तो अगर आपको महसूस हो कि ये ज़रूरी है तो आप टाइम दोबारा ले सकते हैं। अच्छा। उसके बाद ये जो कमीशन है इसकी रिपोर्ट की एडमिसिबिलिटी वैल्यू ट्रायल कोर्ट में जिसने सज़ा व जज़ा का तयन करना है उसमें 0 है। आपने सज़ा तो दिलवानी थी राव अब्दुल रहीम को, आपने सज़ा तो दिलवानी थी हसन मुआविया को, आपने प्रोपोगंडा जो किया हुआ है उनके जो भाई हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया हुआ और अनगिनत लोग इसमें आप कह रहे हैं। आपने जब सज़ा व जज़ा का तयन आपको पता है ट्रायल कोर्ट ने करना है, फिर तो आपको JIT बनानी चाहिए थी ना, ताकि इन लोगों के खिलाफ अगर सबूत मौजूद हैं। मैं इवन कि मैं कानून के साथ खड़ा हूँ, हसन मुआविया का वकील होने के साथ साथ मैं कानून के साथ खड़ा हूँ कि हसन मुआविया के खिलाफ अगर कोई सबूत 1 रुपये का भी मौजूद है, एक्सटॉर्शन का, इंट्रैपमेंट का, हनी ट्रैपिंग का, एक भी एविडेंस मौजूद है, तो आप JIT में जाए ना। JIT में मैं आपको लीगल ओपिनियन दे रहा हूँ, हसन मुआविया के खिलाफ ही दे रहा हूँ कि आप JIT बनाएं, JIT में इन्वेस्टिगेट करें, पूरा आप एविडेंस दें, उसके बाद JIT की जो रिपोर्ट है उसको ट्रायल कोर्ट में लेके आएँ, ट्रायल कोर्ट की बुनियाद में जमा करवाएं, उसकी बुनियाद के ऊपर आप हसन मुआविया को भी सज़ा दिलवाएं, राव अब्दुल रहीम को भी सज़ा दिलवाएं अगर आपके पास सबूत मौजूद है। तो ये तो खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सर मुझे बताएं, इन NCHR की रिपोर्ट के अंदर भी JIT का कहा गया था। जब जज साहब ने NCHR के वकील से पूछा कि आप पहले JIT कह रहे थे, अभी आप कमीशन कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी उस वक्त जब ये रिपोर्ट मुरतब हुई उस वक्त चलान इनकम्प्लीट थे, अभी चलान जमा हो गए इसलिए हम कमीशन चाह रहे हैं, झूठ बोल रहे थे। उसके बाद जो दूसरे वकील हैं बैरिस्टर साहब, उन्होंने क्या मैं कहूँ अब, उन्होंने कहा कि गुस्ताख जो 400 के करीब हैं वो जनाब माई लॉर्ड वो डेथ सेल्स में मौजूद हैं, उनको डेथ सेल में रखा गया। बेड़ा गर्क, पता नहीं आपने जेल ट्रायल किया है या नहीं किया, या आपने जेल मैनुअल नहीं पढ़ा हुआ, अब वो भी हम पढ़ाएं, इल्ज़ामात आप लगाएं, पढ़ाएं आप, सबूत साबित हम करें, पढ़ें आप ना, वो भी हम आपको बताएं कि भाईजान जब तक आपको डेथ की पनिशमेंट नहीं होती, कोर्ट का ऑर्डर मौजूद नहीं होता, आपको डेथ सेल के अंदर कोई रख ही नहीं सकता। तो आप हाई कोर्ट में इतना बड़ा प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि सबको डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है। मकसद क्या है? अपने अदारों को मिलाइन करना। NCHR की रिपोर्ट के अंदर ये लोअर जुडिशरी के ऊपर इन्होंने कहा जी उनको प्रेशराइज़ किया जाता है। आज तक आप देख लें कितने हमारे ट्रायल चल रहे हैं लाहौर में, कितना हमने मिलाइन किया, कितने प्रेशर, जिरा आप नहीं करते, ठीक है, तो हम वेट करते रहते हैं पूरा दिन। तो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी ये हाल्ट कर रहे हैं। इनका मकसद सिर्फ ये है कि कमीशन बने, कमीशन की बुनियाद के ऊपर देखें। ब्लास्फेमी लॉज में स्टैचूटरी ग्राउंड है कि 2 साल अगर प्रोसिक्यूशन साइड से या मुद्दई साइड से कोई मसला हो या उनकी तरफ से जो ट्रायल है वो डिले हो, तो आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट ग्रांट कर दी जाती है, ज़मानत दे दी जाती है। मैं इंपॉर्टेंट केस मेंशन करना चाहूँगा कि रावलपिंडी में मेरे ख्याल में एक केस है, मुझे अभी उसका टाइटल नहीं याद आ रहा ना उसकी FIR नंबर, उसके अंदर मुल्ज़मान को स्टैचूटरी ग्राउंड्स के ऊपर उनको बेल ज़मानतें दिलवाई गई, उसके बाद वो बाहर भाग गए। अब अदालत या पाकिस्तान उन गुस्ताखों को पाकिस्तान लेके आए, मैं देखूँगा। सही। अच्छा अब्दुल बारी साहब, अली साहब ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस किया, वो है कानून 295C। उन्होंने बताया कि मुल्ज़मान के जो वकील साहब हैं उन्होंने भी इशारा इस तरफ दिया कि जो दीगर मुल्ज़मान हैं 295C के मुकदमात में इस वक्त कैद में हैं या उनके ट्रायल चल रहे हैं, उनको भी यानी कि ज़मानत पे रहा कर दिया जाए। आपका क्या ख्याल है कि ये तमाम जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और क्या असल निशाना कानून नामूस रिसालत या कानून 295C तो नहीं है? मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आज तक यानी इन ब्लास्फेमी केसेस में और जब से ये FIA साइबर क्राइम वाला मामला चल रहा है, आज तक जो है तकरीबन 400 से 500 के दरमियान यानी लोग पकड़े जा चुके हैं।
लेकिन जब एक आम रिपोर्ट लिखी जाती है या आम बात की जाती है प्रोटेक्शन ग्रुप की तरफ से, तो वो 700 समथिंग है। अच्छा, तो आप हैरान होते होंगे कि यार 700 तो नहीं है, ये तो प्रोटेक्शन 400 ग्रुप भी आप हाँ। बता दें, प्रोटेक्शन ग्रुप जिसको आप कह रहे हैं उसका जो मतलब ब्लास्फेम जो अभी तक जो ब्लास्फेमिक गैंग है जी, उनकी जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सही, यानी कि वो उनके जो वकील हैं या जो दीगर उनके और लोग वकील हैं या जो उनके पीछे जो है वो उनके हमायती खड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो बात करते हैं। और ये बात उन लोगों की कर रहे हैं जो आज तक यानी सारे पकड़े जा चुके हैं, तो वो असल में उनकी हमायत कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इनके यानी इनके साथ साथ वो भी सारे इनसे पहले जो पकड़े हुए हैं वो भी सारे छूट जाए। और इनसे जो पहले पकड़े हुए उसमें कादियानी भी हैं, कादियानी भी हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि इसका लिंक जाके कहाँ पे मिल रहा है। आप हैरान होंगे कि ये वो कौन सा ग्रुप है। मसलन ये जो प्रोटेक्शन गैंग है, ये वही है। आसमा जहांगीर साहब आप देख लीजिए, ईमान मज़ारी साहबा देख लीजिए, उसके बाद बैंसा ग्रुप आप देख लीजिए, मोची ग्रुप देख लीजिए, मौलवी कुल्हाड़ा ग्रुप आप देखिए। यानी वो लोग हैं जिन्होंने ब्लास्फेमी की थी 2013 में, उसके बाद ये छूट गए, बाहर जाके 295C के खिलाफ सोनिया खटक हो गई, 295C ये वो सारा गैंग है। इन्होंने ही इन सबको छुड़ाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया था। यही लोग आज भी कहते हैं कि 295C असल में कानून जो है ये सारे के सारे फसाद की जड़ ये है, ये मिसयूज होता है। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि दुनिया में कौन सा ऐसा कानून है जो मिसयूज नहीं होता। तो इसका मतलब है कि कानून को ख़त्म कर दिया जाए, यानी उन रियासतों से, उन ममालिक से कानून, क्या 302 के कानून को जो है वो गलत इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका क्या मतलब है कि कानून ख़त्म कर दे। तो बिल्कुल ये होगा ये कि ये जो डाउट ऑफ बेनिफिट है जी, ये जाएगा मुल्जिमान को कमीशन की सूरत में, इनको मिलेंगी ज़मानतें मिलने के बाद आपका क्या ख्याल है कि 400 लोग जब जेलों से रिहा होंगे तो लोग इनको छोड़ देंगे? यानी मैं एक नॉर्मल इफेक्ट की बात कर रहा हूँ कि क्या लोग छोड़ अगर एक शख्स भी जो बिग डाटा को मद्देनजर रखते हुए आप लगता ये है कोई एक बड़ा इंसिडेंट करवाएंगे, ये किसी एक ब्लास्फेमस को जो है ये उसका मर्डर करवाएंगे, मर्डर करवाने के बाद बदअमनी होगी, ये प्रोपेगेंडा दोबारा राइज किया जाएगा कि पाकिस्तान में 295C की वजह से जो है वो लोगों को कत्ल किया जाता है, इसका मिसयूज़ किया जाता है, और फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो इस एक दोबारा प्रेशर बिल्ट होगा कि इस 295, और ये आपको पता है कि जब से बना है तब से लोगों को हजम ही नहीं हो रहा और तब से इस कानून को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब आप देखिए कि 295C अगर ख़त्म होता है तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? कादियानी। इन केसों के दौरान एक शख्स FIA साइबर क्राइम में आता है, वो उनसे डील करने की कोशिश करता है कि जनाब हम आपको जो आप मुंह मांगी कीमत है हम आपको अदा करने के लिए तैयार हैं, ये बंदे छोड़ दीजिए। उसको पकड़ा जाता है, उसके ऊपर FIR होती है, उसके जो पास से जो एविडेंसेस निकलते हैं उसमें एक लेटर है जो मिर्ज़ा मसरूर को वो लिखता है। अच्छा, मिर्ज़ा मसरूर को वो लिखता है कि जनाब ये ब्लास्फेमी में पकड़े जाने वाले जो लोग हैं इनकी हम भरपूर पैरवी कर रहे हैं, छुड़ाने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जो मुबारक सानी में एक वकील था उस्मान करीमुद्दीन हमारे साथ पेश हैं, ये वो। तो आप देखिए कि इसकी जड़ें कहाँ से जाके मिलती हैं। तो ये वो इस कानून के पीछे पड़े हुए हैं। ये एक ग्राउंड बनाई गई है, इस ग्राउंड को बनाने के बाद असल में कमीशन एक बहाना है, असल 295C निशाना है। तो ये हम काफ़ी अरसे से ये बात कर रहे हैं और आप देखिए कि ये एक ग्राउंड तैयार हो रही है। इसका एंड रिजल्ट यही निकलेगा कि ये 295C सारे फसाद की जड़ है, इस कानून को ख़त्म किया जाए। अच्छा अली साहब, ये बताइए कि कमीशन बनने का ऑर्डर तो हो गया और हमने ये देखा है कि आपका जो सारे जो मुद्दई हैं उनकी जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये एक तरफ़ा फ़ैसला जो है वो दिया गया है, हमें सही तौर पे सुना नहीं गया। दूसरी पार्टी को 23 दिन सुना गया, हमें सिर्फ 2 दिन का मौका दिया गया और 23 दिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान में नशरियात जो हैं वो लाइव लोगों ने देखी हैं और आप जब मौक़िफ़ देना चाहते थे तो आपको टाइम पे सुना नहीं गया, रवैया ठीक नहीं था अदालत का। इस बारे में भी बताएं ज़रा। इस तरह है कि जो राव साहब हैं उनको तो सुना गया, ठीक है। उसके बाद राव साहब बोलने लगे तो जज साहब ने कहा कि आप रिबटल में बोलिएगा, आपको मैं टाइम दूंगा। उसके बाद जान मोहम्मद साहब आए रिबटल में बोलने के लिए। मैं मोहम्मद हसन मुआविया साहब का वकील था जो लाहौर के केसेस थे उनकी हद तक। तो मैं पहले विजिलेंटी जज साहब ने, अच्छा मज़े की बात यह है कि
NCHR की रिपोर्ट में भी विजिलेंटी का लफ्ज़ मौजूद है और जज साहब के खूबसूरत ऑर्डर में भी विजिलेंटी का लफ्ज़ मौजूद है। मैं जब रोस्टर पे गया, मैंने उन्हें कहा जी कि ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में, कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में कहीं भी विजिलेंटी का वो मतलब नहीं है जो जनाब डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो एक दफ़ा तो उन्होंने मेरी तरफ देखा तो कहते नहीं, आप एक लफ्ज़ के हज़ारों मतलब होते हैं, आपने जो नेगेटिव मतलब है वो लिया है। मैंने कहा जी एक लफ्ज़ के हज़ारों मतलब होंगे, लेकिन इस लफ्ज़ का एक ही मतलब है पूरी दुनिया में, विजिलेंटी का। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि बाद में हम बात करेंगे। ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरह कनेक्शन जुड़ा। NCHR में भी हमें विजिलेंटी कहा गया, जज साहब के ऑर्डर में भी विजिलेंटी कहा गया। उसके बाद जब भी हसन मुआविया साहब पेश हुए कि ईमान मज़ारी, हादी चट्ठा, ये सारे लोग और इनके जो हवारी बाहर बैठे हुए हैं वो हमारे ख़िलाफ़ पोस्टें करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप इनको कहें कि ये अदालत में मामला है तो आप इस तरह मिलान ना करें, हम करेंगे तो फिर आप मोतरज़ होंगे उसके ऊपर। तो उन्होंने खैर रोका उस चीज़ को, लेकिन वो नहीं रुके, वो अलहदा बात है क्योंकि अदालत के कुछ चहेते बच्चे भी थे अंदर। तो अदालत ने हमें सुना नहीं है। मुख्तसरन ये कि अदालत ने मुझे कहा कि आप बैठिए, आपको एंड पे सुनेंगे, आपको एंड पे सुनेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग मौजूद है। हसन मुआविया की हद तक, मेन पिटीशन और रिबटल की हद तक मुझे कोई बंदा जज साहब का एक क्लिप दिखा दे जिसमें मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ। सही। हसन मुआविया के वकील को पहले तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया, ठीक है। उसके बाद जानबदारी इस कदर थी कि ईमान मज़ारी, हादी चट्ठा, तनौली और ये सारे जब आते थे तो जज साहब के चेहरे पे अजीब किस्म की रौनक होती थी और जिस चाशनी के साथ वो ईमान मज़ारी के साथ बात करते थे, हम तो उसके मुंतज़र ही रहे। सही। पूरी समात में हम उसके मुंतज़र रहे। उसके बाद जब एक जुडिशल प्रैंक हुआ जी हमारे साथ, वो भी मैं आपके साथ जिक्र करता हूँ। पाकिस्तान क्या, मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख़ का ये अनोखा फ़ैसला है। हम तो लाहौर थे, हमने अगले दिन इस्लामाबाद जाना था क्योंकि हमें था कि एंड पे बारी आनी है। उस दिन जो रौला पड़ा फड्डा हुआ आखिरी दिन में, उन्होंने कहा जी कि हम चाहते हैं, शाह साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो बाकी 6 वकला साहबान हैं उनको भी आप सुन लें, 1-1 घंटा उनको दे दें। आपने देखी है वीडियो किस तरह बिलक बिलक के वो वकला साहबान कह रहे हैं कि 1-1 घंटा दे दें। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने फ़ैसला करना है आज। सही। अच्छा, ये चीज़ हमें इस चीज़ का शुबा था। एक दिन पहले जज साहब छुट्टी पर थे, उनकी केस की जो लिस्ट थी वो रीलिस्ट हो गई, वो मनसूख हो गई। तो हमें शक पड़ गया कि दाल काली, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और वो अगले दिन साबित भी हुआ कि पूरी दाल काली थी। उसके बाद हमें सुना नहीं गया। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लॉ की, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में जो आर्टिकल 10 है वो बात करता है फेयर ट्रायल की। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का आर्टिकल 14 बात करता है फेयर ट्रायल की और फेयर कोर्ट और ट्रिब्यूनल की, कि ये हर बंदे का हक है, बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है, सब्सटेंशियल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उसको सुने बगैर आपने कोई फ़ैसला नहीं देना, वरना वो मुतअस्सिब होगा फ़ैसला और वो पार्शल होगा। उसने इम्पार्शलिटी को बरकरार रखना, ये जज की ज़िम्मेदारी और प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट में है, जो कि उन्होंने प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट कमिट कर लिया है, जिसकी वजह से हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जा रहे हैं। सही। उसके बाद सर, वकील की इज़्ज़त है साहिल की वजह से, जो जज है उसको भी तनख्वाह मिल रही है साहिल की वजह से। तो साहिल की इज़्ज़त करना भी तो अदालत की ज़िम्मेदारी है ना। फंडामेंटल राइट्स भी तो अवाम के हैं ना। तो हसन मुआविया साहब जब भी गए हैं अदालत के पास तो उनको धुतकार के अदालत से निकाल दिया गया है, जबकि उस तरफ से आप ईमान मज़ारी और उनके साथ आप किस तरह कितनी खूबसूरती और चाशनी से बातें कर रहे हैं वो सबके सामने है। यही वजह है कि इस फ़ैसले को हम समझते हैं कि ये जानबदार फ़ैसला है। इसमें जो गैर जानबदारी, इम्पार्शलिटी का जो एलिमेंट था वो कंप्रोमाइज़ किया गया। इसी वजह से जज साहब ने, जो सरदार एजाज़ इसहाक साहब हैं, उन्होंने जो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट है वो कमिट किया है हमें ना सुनकर। सही। ठीक है। जुडिशल प्रैंक हमारे साथ ये हुआ कि मुकला साहबान ने कहा कि दूसरों को सुन लें आप। उन्होंने कहा जी कि ये ओपन कोर्ट में फ़ैसला सुना रहे हैं कि कमीशन बन रहा है, ये उसके TORs होंगे, ये मेंबर होंगे, जो मैंने पहले ऑर्डर किया था वही उसको हम लेके चलेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमें सुन लें दूसरे वकला साहबान को, 1-1 घंटा दे दें। तो उन्होंने कहा, ऑर्डर लिखवाते हुए उन्होंने कहा जी कि उनको कहें तहरीरी दलाइल जमा करवा दें। अच्छा। यानी कि फ़ैसला पहले हो रहा है, दलाइल हम बाद में जमा करवाएं। तो ये देखें ये कितना बड़ा हमारे साथ जुडिशल प्रैंक हो गया। पाकिस्तान की अदालती तारीख तो वैसे भरी हुई है जुडिशल प्रैंक से, लेकिन हमारे साथ ये फर्स्ट टाइम इस तरह हुआ है। बिल्कुल सही। अच्छा अब्दुल वारिस साहब, ये बताइए कि ये भी कहा जा रहा है कि जो मुद्दई हैं उनके साथ को मजहबी जो तबका है वो तो खड़ा ही नहीं हुआ, कोई प्रोमिनेंट फिगर्स जो हैं वो सामने नहीं आ रही हैं। और आप लोग, क्योंकि बहरहाल ये एक मजहबी केसेस हैं,
तो आपके साथ इसमें दीगर जमातें, दीगर मसालिक के लोग या मजहबी जमातें आपकी इस कॉज के साथ आपके साथ खड़ी हैं, जो आपका नैरेटिव है, क्या उनका भी वही नैरेटिव है? हमने देखा कि प्रेस रिलीज़ भी अभी पिछले कुछ अरसे में आई हैं सामने, कुछ वीडियोज़ भी आई हैं उलमाए कराम पे, लेकिन इससे मुतल्लिक बताइए आप। पहली बात तो ये है कि अगर यही म्यार हमने रखना है कि इसके साथ दीनदार तबका है उसके साथ हम खड़े होंगे, तो जो इस वक्त उलमाए किराम ईमान मज़ारी ग्रुप के पीछे खड़े हैं वो, यानी आप उनके बारे में, यानी वो कौन से, यानी अपना शयूखुल हदीस के ख़ानदान से उनका ताल्लुक है जो उनके पीछे खड़े हैं और वो सच्चे हैं, तो ये तो कोई म्यार नहीं है। एक बात वैसे मैं आपकी बात यहाँ काट दूँ, थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ कि जो मुलजमान के जो वकला हैं या बाहर बैठकर जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग जैसे आपने पहले बताया, तो मैंने कहा कि मैं इसको एक बार क्लियर करता चलूँ कि जो गुराया है या सलमान हैदर था, जो दीगर ऐसे गुस्ताखाना पेजेस कुछ साल पहले चला रहे थे जिनको हमारे इदारों ने पकड़ा और फिर बहरहाल किसी भी वजह से ये पाकिस्तान से भाग गए, और ये डिक्लेयर्ड लोग थे जो कि गुस्ताखी में मुलव्विस भी थे और बाहर बैठ के भी 295C के खिलाफ ही कर रहे हैं। अब ये सारा वो एक ही गैंग बन गया और इनके कुछ नए चेहरे आ गए हैं इसमें, यानी फैक्ट फोकस है। इनकी हमायत के पीछे वो कौन सा दीनी एलिमेंट है? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, उनके पीछे हम आप बिल्कुल दीनदार या बेदीन हो, बात है असल में हाँ बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन, सच्चे हो तो मियाँ दलील लेके आओ। अब आपने बात की कि आपके साथ दीनदार तबका नहीं खड़ा, तो आप कुरान, ये मैंने ये क्वेश्चन ये किया है, सवाल है मुझे, रात लोग ये पूछते हैं, हम रात को एक मजलिस में थे तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो है वो आपके साथ कितने शेखुल हदीस खड़े हैं। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि क्या पंजाब कुरान बोर्ड वालों को आप उलमाए किराम मानते हैं या नहीं मानते, जिसमें तमाम मसालिक के उलमाए किराम, तमाम मसालिक के उलमाए किराम मौजूद हैं। आप अल्लामा हिशाम अलई ज़हीर साहब को, आप इब्तिसाम अलई ज़हीर साहब को, मौलाना खावर रशीद भट्ट साहब को, मौलाना मुनीर अलवी साहब को, अनीस शाह साहब को, यानी ये वो सारे लोग हैं कि जो इस केस से ना सिर्फ अवेयर हैं बड़ी अच्छी तरह से, कफील शाह साहब को आप देख लीजिए, आप अल्लाह वसाया साहब को देखिए, यानी वो लोग हैं जो ना सिर्फ ये कि इन केसेस से अच्छी तरह से अवेयर हैं, बल्कि वो इसके ऊपर बात कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी कोई बयान आया है, मौलाना फजलुर रहमान साहब आप देख लीजिए, साद रिजवी साहब का बयान इसके ऊपर आप देख लीजिए, उसके बाद 5 पटिशनर जो हैं, आप जवाद नकवी साहब भी, 5 पटिशनर जो है वो TLP की तरफ से हैं, यानी आप हैरान होंगे। ये तो कह रहे हैं कि हर केस के पीछे जो है वो राव अब्दुर्रहीम है, राव अब्दुर्रहीम साहब 2 केसों के मुद्दई हैं, हसन मुआविया 4 केसों के मुद्दई हैं, जिसमें वन टाइम शेयरिंग वाला भी वो पब्लिक कंटेंट था जिसके ऊपर वो है पब्लिक ब्लास्फेमी थी। तो बाकी जो जितनी FIRs हैं इस वक्त उसमें यानी मोस्टली जो है वो दीगर लोग हैं जिसमें दीनदार तबका। आप बताइए कि ये लोग काबिल एतमाद नहीं है, काबिल एतबार नहीं है, तो ये गलत फहमी, हाँ अगर वो लोग खुल के सामने नहीं आ रहे या इसके बात नहीं कर रहे, वगरना ये है कि वो मुशावरत में है, उनकी पूरी जो है वो इसमें पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो पीछे मुशावरत में शामिल हैं और सारे मामला आप यानी फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान आप सुनिए तो सही सा, आप इसमें नज़रियाती कौंसिल की जो सिफारिशात हैं उसको ज़रा आप बरोएकार लाइए। उसके बाद ये तमाम के बाद FIA को आप वफाक का इदारा समझते हैं कि नहीं समझते? PTA को जिसने जो है वो लाखों की तादाद में 1,19,000 या 29,000 वो कह रहे हैं कि हमने 39,000 वेबसाइट को ब्लॉक किया है, आप उसको वफाक का इदारा समझते हैं कि नहीं समझते? पैमरा ने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की है, यानी कुछ नोटिफिकेशन। उसके बाद HEC को हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि ये काम हो रहा है, इसके ऊपर ये रोकथाम होनी चाहिए। आप इन इदारों को कुछ नहीं समझते। फिर वो अली चंगेज़ी साहब वाली फार्मूला है कि अगर आप ये तमाम इदारे आपके लिए नाकाबिले एतबार हैं तो फिर आप और मोसाद को बुला के उनसे इंक्वायरी करवा लीजिए। नहीं, हमारे ऐसा तो नहीं है, बहरहाल हम भी जानते हैं। अगर आप ऑप्शन देंगे तो ये सोचेंगे उस पर। देखिए वैसे तो कोई लोग शायद मेरी बात को बायस्ड समझें, लेकिन देखें जो वो अफराद जो बाहर बैठ के इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनमें से एक साहब हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उनके दाएं बाएं इंडियंस बैठे हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि वो तो आपकी इस ऑप्शन को बड़ा पसंद भी करेंगे और वो कहेंगे जी ऐसा ही करवा लें। मैं उस पर ऐड करना चाहूँगा कुछ कि तोहमत लगा कर माँ पर जो गैरों से दाद ले, तोहमत लगा कर माँ पर जो गैरों से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। आप देखें ब्लास्फेमर प्रोटेक्शन गैंग है, उसमें बात थोड़ी सी पर्सनल हो जाएगी। ईमान मज़ारी साहिबा हैं,
आज तक कभी ये फ़ौज के साथ खड़ी हुई हैं। आप इनकी वीडियोस मौजूद हैं, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इस नारे का कोई तुक बनता है? अगर आप नेशनलिस्ट हैं, अगर आप इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं, उसके बाद जब भी बलूचिस्तान के अंदर आर्मी के जो जवान हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं, जब उनको बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता है, जो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द फैक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो BLA वगैरह है, जो रॉ फंडेड है, मोसाद फंडेड है, क्या आपने पाकिस्तान आर्मी के उन नौजवानों की शहादत के ऊपर कभी मुजाहरा किया है, कभी बयान दिया है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। उसके बाद मैं बतौर पंजाबी ये बात कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर जो शनाख्ती कार्ड देख के पंजाबी मजदूरों को कत्ल किया जाता है, क्या हमारी माओ बहनों के पास आज तक कोई पंजाब में आया है अफसोस करने के लिए? कम से कम हम जिनकी बात कर रहे हैं आप उनको नहीं, मैं तो ये बात कर रहा हूँ एज अ वकील, ठीक है, एज अ पंजाबी और एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ठीक है, कि अगर आप एक मेयार प्रिंसिपल स्टांस है ना आपका कि आपने इंसानी हकूक के लिए काम करना है, तो आपके लिए आर्मी भी उतनी बराबर होनी चाहिए। अगर आर्मी के साथ ज्यादती हो रही है तो क्या आर्मी के ऊपर जब हमले होते हैं, आर्मी के जवानों को मारा जाता है, शहीद किया जाता है बलूचिस्तान में, तब आपके इंसानी हकूक कहाँ गुम होते हैं? तब तो आप नहीं बोलती। आपने आज तक एक मुजाहरा दिखा दें जो आपने पाकिस्तान आर्मी के हक में किया हो, आप आज तक एक मुजाहरा दिखा दें जो आपने पंजाबी मजदूरों के बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हाथों कत्ल होने की वजह से आपने वो मुजाहरा किया हो, आपने उनके साथ कोई उनके दुखों के ऊपर, उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखी हो, तो ये क्या बात है? आर्मी पे आपको इतराज़ है, FIA पे आपको इतराज़ है, इंटीरियर मिनिस्ट्री पे आपको इतराज़ है, पंजाब कुरान बोर्ड पे आपको इतराज़ है, पंजाब पुलिस के कन्वेंशनल केसेस में जिसमें ट्रैपमेंट इस्टेब्लिश ही नहीं होती उसके ऊपर आपको इतराज़ है। दूसरा देखिए कि आप आम लोगों का जो नैरेटिव है वो ये है कि यार वो मासूम लोगों के साथ खड़ी हैं, अगर उनको उसके ऊपर जो है वो अवार्ड मिला तो आपको इससे प्रॉब्लम क्या है? यार इनको ये मासूम नजर आए हैं, फ़लस्तीन के मासूम नजर नहीं आ रहे, जिनको सुबह शाम जो है वो बम्बारमेंट के साथ शहीद किया जा रहा है। कश्मीर के मजलूम इनको नजर नहीं आ रहे, इनको बर्मा के मजलूम नजर नहीं आ रहे। यानी ये जो भूख प्यास से, बगैर दवाई के, बगैर इलाज के जो मर रहे हैं, सुबह शाम जो है वो उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं पूरी दुनिया के, यानी वो आंखें नम है। लेकिन इनको वो मजलूम नजर नहीं आए, इनको ये मजलूम नजर आए हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुल्लम खुल्ला जो है ब्लास्फेमी कर रहे हैं, जो कोर्टों में ट्रायल चले हैं, सबूत और शवाहद पेश किए गए हैं, जिनकी लेबॉर्ट्री हो चुकी हुई हैं, जिनके फैक्ट एंड फिगर सामने आ चुके हुए हैं, ये मजलूम उनको नज़र आए हैं। इसका मतलब है कि इस मामले के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा मामला है कि कोई हिडन मामला है कि जो जिसके ऊपर जो है वो तवज्जो करने की जरूरत है। नहीं, अच्छा अब्दुल वारिस भाई, एंड में ये बताइए कि जो हमारे इस वक्त ऑडियंस है जो हमें सुन रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इस केसेस के हवाले से? हसन, आम अवामुन्नास के लिए तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि वो कम से कम इस सारी जो कार्रवाई है इसको समझें ज़रूर, यानी ऐसी वन साइडेड जो है वो फायरिंग ना करते रहें या एक तरफा मौक़िफ़ सुन के अपनी राय ना कायम करते रहें, बल्कि इसमें जो इनको गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर इनको कोई शवाहिद चाहिए, सबूत चाहिए, कई ऐसे लोग हैं जो मुतासरीन हैं, मेरे कई ऐसे जानने वाले मिले कि उन्होंने बताया कि हमारे रिश्तेदार भी, हमने कहा कि आप उनका जो है वो केस लाइए, हमने उनको कुछ एविडेंस दिए, दिखाए जो पब्लिक एविडेंस है, जो आप कोर्ट से दरख्वास्त दे के आप ले सकते हैं या हमारे वकला के पास जो मौजूद हैं, तो हमने उनको वो दिखाया। तो कम से कम इसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लें, इसको सुने, बिल्कुल जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि ये अदालतें, ये इदारे, ये लोग, ये सारे हमारे हैं। यहाँ तक कि मैं तो जो प्रोटेक्शन ग्रुप है जो 400 लोगों को मासूम समझता है और उनकी बेगुनाही के लिए, मैं उनसे भी दर्द दिल से गुजारिश करूँगा कि एक बार अपने दिल पे हाथ रखते हुए उन तमाम शवाहिद और गवाहों को और उनके एविडेंस को देखते हुए एक बार ज़रा दिल पे हाथ रख के सोचें कि क्या इनको किसी ने फंसाया है। ये 600 सफ़े की जो फाइल है, क्या इस तरह किसी को फंसाया जाता है? क्या फंसाने के वाले के ख़िलाफ़ कोई एक एविडेंस भी नहीं होता? क्या फंसाने वाले इतने बाअसर लोग हैं कि उन्होंने इन तमाम इदारों को जो है वो यरगमाल बना के रखा हो? तो अल्लाह के लिए दुनिया सब कुछ नहीं है, हमें अल्लाह के यहाँ भी पेश होना है। और रसूलुल्लाह के सामने अगर हमने हाथ किया हौज़े कौसर से जाम के लिए,
तो अगर रसूलुल्लाह ने फरमा दिया कि मेरी इज़्ज़तों का सौदा करते रहे हो, अहले बैत का सौदा करते रहे हो, सहाबा इकराम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे हो, तो आज मेरे यहाँ क्या लेने के लिए आए, तो क्या हम अल्लाह के रसूल को मुंह दिखाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी दोनों का प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स देखने के लिए KTV ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ ऑनलाइन से डॉक्टर हसन राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।